नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी हैं, टेलीविज़न की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी है, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही, और उन खबरों से आपका वास्ता क्या है। प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खासो आम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, या फिर आपके दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो, या फिर मौसम, मानसून और बारिश से जुड़ी तमाम बड़ी खबर हो, तमाम बड़े अपडेट्स हो, और ये सभी आपको जानना है। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में हमारे कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ से तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे एडिटर सूरज पाठक जी आपके पास में आना चाहूँगा। आज की वो तमाम बड़ी खबरें कौन सी है जो अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस बनी है, खास हेडलाइंस बनी है, लोगों के बीच में बहस का हिस्सा बनी है, क्यों बनी है? देखिए मैंने जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अमेरिकी चुनाव को लेकर के पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी चुनाव की खबरों पर बनी हुई है। और यहाँ जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं और उनके बयानबाजी के पलटवार में कमला हैरिस की जो बयान सामने आ रहे हैं, उन बार पलटवार में ये देखा जा रहा है कि कौन एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ कमला हैरिस ने जो दांव चला है, चाहे वो गर्भपात का मामला हो, युवाओं का मामला हो, महिला वोटर्स का मामला हो, तो कमला हैरिस का जो दांव है वो बहुत तेजी से असर कर रहा है। क्योंकि बेंस की जो बाजी थी वो ट्रंप ट्रंप के लिए उल्टी पड़ गई है। अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और 98 दिन का समय बचा है। इस बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस व राष्ट्रपति की रेस में कमला हैरिस के राष्ट्रपति की रेस में आ जाने से बाइडेन से नाराज वोटर्स दोबारा पार्टी में आने लगे हैं, पार्टी के साथ जुड़ने लगे हैं। और इसी कारण रिपब्लिकन पार्टी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ ट्रंप गर्भपात जैसे कानूनों पर सख्त रोक के कारण युवाओं के बीच विश्वास खोते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कमला हैरिस तेजी से गर्भपात समर्थकों के अलावा युवाओं और महिला वोटर्स का साथ हासिल कर रही है। मैं बता दूं कि 30% अमेरिकी वोटर्स का मानना है कि गर्भपात पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जबकि अन्य 32% का कहना है कि विशेष परिस्थिति में इसकी मंजूरी होना चाहिए। तो कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं, वो दूसरी तरफ यह देखा जा रहा है कि ये जो गर्भपात का मुद्दा, ये बड़ा फैक्टर शामिल हो सकता है कमला हैरिस के लिए। क्योंकि 2020 के चुनाव में कानूनी गर्भपात का समर्थन करने वाले वोटर्स ने बाइडेन को समर्थन दिया था, और 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें भी ये मुद्दा गरमाया रहा। और इस बार फिर कमला हैरिस गर्भपात पर सहमति की जो बात कही है वो मुद्दा उठा करके चुनाव में एक नई लहर को जन्म दी थी। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि एक और खबर है जो बांग्लादेश से है। क्योंकि बांग्लादेश में जो हसीना सरकार है, शेख हसीना सरकार ने कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पार्टी के अलावा इसके छात्र जो विंग है जिसका नाम शिविर है, उस पर भी सरकार प्रतिबंध लगाने जा रही है। कानून मंत्री अनिसुल हक ने प्रतिबंध लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की बात कही है, और गृह मंत्री असदुज्जमान खान जो है कमाल के साथ में उन्होंने चर्चा की है। तो क्योंकि अभी देखा जा रहा था कि बांग्लादेश में जिस तरह से पिछले दिनों छात्र आंदोलन उग्र रहा है, कई लोगों की उसमें मौत हो चुकी थी, तो उसके बाद अब शेख हसीना सरकार ने जमात इस्लामी पार्टी और उसके स्टूडेंट्स विंग जो है शिविर पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। वेनेजुएला में चुनावी धांधली पर हिंसा भड़की हुई है। क्योंकि वहां जिस तरह से देखा जा रहा था कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जीत हुई थी, और इस जीत को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। चुनावी परिणामों पर धांधली की बात कही जा रही थी। अब जनता वहां सड़कों पर उतर आई है। वहां जो हिंसा भड़की है उसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यही नहीं, इलान मस्क ने भी धांधली का आरोप लगाते हुए तख्तापलट के पक्ष में वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और वहाँ की जो जनता है वो तख्ता पलट के लिए ये हिंसा कर रही है और सड़कों पर उतर आई है। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि इजराइल का जो मामला है, क्योंकि इजराइल में देर रात लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला कर दिया है, और इजरायली सेना के अनुसार हवाई हमले में एक हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाया गया है। वह हमला 3 दिन पहले गोलान हाइट्स पर हुए हमले की जवाबी कार्रवाई
के दौरान किया गया है और बेरूत पर हमले के बाद लेबनान इजराइल में युद्ध की आशंका जो है वो गहरा गई है। बात करूं कि एक और ऐसी खबर जो भारत के लिए गर्व की बात है क्योंकि मनु भाकर ने 13 में से 3 शॉट हुँ, 10 अंक से कम के लगाए और पिछड़ गए थे, उसके बावजूद भी जीते हैं क्योंकि मनु भाकर जो हैं वो पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने दोहरा मान दिलाया है देश को, 2 मेडल हासिल करने वाली पहली एथलीट बन गई। सवा सौ साल बाद भारत के खाते में एक अनूठी उपलब्धि हासिल हुई है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक में शूटिंग की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही मनु आजादी के बाद एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। वह मेडल ओलंपिक इतिहास में भारत का पहला शूटिंग टीम मेडल भी है। भारतीय जोड़ी ने कोरिया की ओ ए जिन और ली वोनो को 16-10 से हरा करके उपलब्धि अपने नाम की है। इस ओलंपिक में अब भारत के 2 ब्रांज मेडल हो गए हैं। मनु भाकर अब 2 अगस्त को 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में भाग लेंगी। भारत के लिए बड़ी खबर है क्योंकि ये एक तो मनु भाकर ऐसी पहली महिला बन गई जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते हों। इसके अलावा बात करूं कि जिस तरह से देखा जा रहा है बंगाल की जो राजनीति है, बंगाल की राजनीति में अब भारतीय जहाँ एक तरफ बात आ रही थी कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके इस्तीफे की बात आ रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पर गुटबाजी का शिकार हो रही है क्योंकि जिस तरह देखा जाए लोक चुनाव में कम सीट और उसके बाद विधानसभा की 4 सीटों में जो उपचुनाव हुए थे उसमें हार के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह बढ़ती जा रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का जो बयान था कि जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास ये बकवास है और हम केवल उनके साथ हैं जो हमारे साथ हैं। इस बयान पर पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा नाराज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में 3 गुट बन गए हैं। शुभेंदु प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष, ये 3 तरह के गुट वहाँ पर काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे के एक नेता ने ये भी कहा है कि हमारा फैसला शुभेंदु नहीं कर सकते। वो कहते हैं शुभेंदु भले ही अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा अभी भी उनसे नाराज चल रहा है। तो इस तरह की जो बयानबाजी को लेके सामने आ रहा है, वार पलटवार की जो बात सामने आ रही है, उसमें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। जी मनीष। बिल्कुल ठीक है और इसी के साथ हमारे स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी भी जुड़े हैं जो बताएंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा मध्य प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें कौन सी हैं जो आज के अखबारों में खास हेडलाइंस बनी है, लोगों के बीच में बहस का हिस्सा बनी है और क्यों? देखिए मनीष, जिस तरह से मंगलवार को डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। खास तौर पर लाडली बहनों को एक बार एक और तोहफा प्रदेश सरकार देने जा रही है। हम्म। रक्षाबंधन के पहले सरकार ने लाडली बहनों के लिए दूसरा बड़ा फैसला लिया है और जिस तरह से कैबिनेट बैठक में लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर की योजना के लिए 160 करोड़ रुपए के नए बजट का जो मद है उसको मंजूरी दी गई है। कुछ देर पहले ही लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर 250 रुपए देने की घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की थी। कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि अभी जो घरेलू गैस सिलेंडर 848 रुपए में मिल रहा है उसमें राज्य सरकार 398 रुपए की सब्सिडी लाडली बहनों को देगी और इसी के हिसाब से जो गैस सिलेंडर है लाडली बहनों को 450 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सहायिकाएं हैं, उनको लेकर भी कैबिनेट में अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 97,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायकों और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बीमा कवर का लाभ डॉक्टर मोहन यादव सरकार देने जा रही है, जिसमें प्रीमियम सरकार भरेगी। जीवन ज्योति योजना में 436 सालाना प्रीमियम पर 2 लाख का जो डेथ कवर है और जीवन सुरक्षा बीमा में 20 रुपए के प्रीमियम में जो डेथ है या स्थायी विकलांगता में 2 लाख और अस्थायी विकलांगता में 1 लाख रुपए मिलेंगे और इसकी जो प्रीमियम है वो सरकार भरेगी। तो एक अहम ये फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ है। जिस तरह से दूसरी बड़ी खबर जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में है। दिल्ली में जिस तरह से कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ और 3 छात्रों की उसमें
मौत हुई उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सरकार और प्रशासन जो एक्शन मोड में है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में मंगलवार को इंदौर और भोपाल में कई कोचिंग सेंटरों की जांच की गई और घटना के बाद जिस तरह से स्थानीय प्रशासन हरकत में आया दिल्ली के बाद और सीएम के निर्देश के बाद कलेक्टर द्वारा चलाई गई टीम ने मंगलवार को भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में चल रही कोचिंग क्लासेसों का निरीक्षण किया। इनमें बेसमेंट में संचालित की जा रही 7 कोचिंग क्लासेस पर कार्रवाई की गई है। मनीष, इनको सील किया गया है। इसी तरह की कार्रवाई इंदौर में की गई है। इंदौर में 17 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की गई है और जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के कलेक्टर कमिश्नर्स को जो दिशा निर्देश दिए थे कि इसकी गहन जांच और इसकी गहन जांच के बाद कहाँ क्या खामियां है, कहाँ क्या दोष है, इसकी रिपोर्ट पूरे सीएम तक पहुंचाई जाए। तो इसके बाद अब जिस तरह से जो एक्शन मोड इस पूरे मामले में दिख रहा है और भोपाल और इंदौर में जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की गई है इसकी रिपोर्ट सीएम तक पहुंचेगी। इसके अलावा एक खबर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई बीना विधायक निर्मला सप्रे को विधानसभा की ओर से बदल के आरोप में अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। सप्रे को 10 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। निर्मला सप्रे का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, ये उनका कहना है। जिस तरह से ये बात कही जा रही है, वे पार्टी के निर्देश का इंतजार कर रही है। जैसे ही उन्हें इस्तीफा देने को कहा जाएगा वो अपना त्यागपत्र विधानसभा को सौंप देगी। यहाँ पर बता दें कि निर्मला सप्रे जिस तरह से कांग्रेस की टिकट पर 2023 का विधानसभा चुनाव जीती थी और बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। एक खबर संघ से जुड़ी है मनीष। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ के संपर्क विभाग की 4 दिवसीय जो एक बड़ी बैठक है 1 से 4 अगस्त तक इंदौर में होगी। खास बात यह है कि इस बैठक में संघ के कई दिग्गज जुटेंगे। संघ और आम लोगों के बीच संवाद व संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जाने वाले संपर्क विभाग के 180 शीर्ष पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। इस दौरान वर्तमान व भविष्य के प्रमुख मुद्दों पर गहरा चिंतन और मंथन इसमें होगा। बैठक में संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, सह सर कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल और राष्ट्रीय जो संपर्क प्रमुख है रामलाल पूरे समय मौजूद रहेंगे। तो एक अहम बैठक संघ की ये होने जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है। और चलिए रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर कौन सी है जो अखबारों में खास हेडलाइंस बनी है और क्यों बनी है? मनीष जी देखिए बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आज जो यूपी मानसूत्र सत्र का तीसरा दिन है और आज सदन में पेश होगा स्टेट कैपिटल रीजन मतलब एससीआर विधेयक पास होगा और लखनऊ समेत 6 जिलों से बनेगा एससीआर। क्योंकि एनसीआर जैसे नोएडा और दिल्ली के पास में एनसीआर की तर्ज पर एससीआर लखनऊ में भी इसकी बनाने की तैयारी चल रही है। तो उसी को लेकर स्टेट कैपिटल रीजन से तेज होगा विकास और लखनऊ रायबरेली बाराबंकी जिला इसमें शामिल होगा और इसके साथ ही उन्नाव हरदोई सीतापुर जिला भी शामिल होगा। मैं बात करूंगा मनीष जी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में मंगलवार को लौ जिहाद संशोधन विधेयक 2024 का बिल पास हो गया है। इसमें पहले से परिभाषित अपराधों में सजा जहां दोगुनी तक बढ़ा दी गई है, वहीं नए अपराध भी इसमें शामिल किए गए हैं और इसमें ताउम्र जेल का प्रावधान बना दिया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है और इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग भी शामिल की गई है। अगर कोई धर्म बदलवाने की नियत से किसी व्यक्ति पर दबाव डालता है, हमला, बल प्रयोग या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए षड्यंत्र करता है तो उसे आजीवन कारावास के साथ में जुर्माना भी भरना होगा। वहीं मैं मनीष जी बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कल देर रात्रि में हुए हैं और आज 4 आईपीएस 14 पीपीएस अफसर जो 31 जनवरी यानी कि आज रिटायर्ड होंगे। डीजी इंक्वायरी तनुजा श्रीवास्तव आज रिटायर होंगे और एडीजी सुनील कुमार गुप्ता, वहीं एसपी रेलवे अष्टभुजा सिंह और एसपी महिला सुरक्षा सुचिता चौधरी भी आज रिटायर होंगे। वहीं मैं बात करूंगा कि लखनऊ में अवैध रूप से बेसमेंट के निर्माण का संचालन पर एलडीए ने एक्शन जारी किया है अपना
और एलडीए उपाध्यक्ष के आदेश पर प्रवर्तन दल का विमान जो है बेसमेंट में संचालित 107 प्रतिष्ठानों की जांच की गई है और बेसमेंट में खुले 20 कोचिंग सेंटर व लाइब्रेरी सील किए गए हैं। उपाध्यक्ष ने जोनवार अधिकारियों की टीम भी गठित की गई है। वहीं में एक राजधानी लखनऊ में हुसैनगंज थाने में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है मनीष जी कि पोस्ट ऑफिस से किसान के घर एक लेटर आया है और लेटर पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे ऊपर एक आफत आने वाली है। तो ये पूरे मामले की जांच पड़ताल में जो पुलिस जुटी है और लेटर के बारे में पता लगाने में सगे भाई का नाम सामने आया है कि तहरीर पर पुलिस ने बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मैं राजधानी से अगली खबर की ओर रुख करूंगा कि कार सवार बदमाशों ने लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है और बाइक में टक्कर मारकर बैग में रख के 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। शराब ठेके के मैनेजर पंकज से लूट हुई है और पुलिस जांच में जुटी हुई। बदमाशों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीम लगाई गई। एडीसीपी साउथ ने मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के गोपाल खेड़ा की पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं मैं मनीष जी बात करूंगा कि जो राजा भैया की पत्नी भवानी सिंह ने एक्स पर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है और उन्होंने लिखा है एक्स पर कि आपका महिला सुरक्षा का जो वादा दिया गया था वो काफी अच्छा है, लेकिन मेरी फरियाद पर भी मुख्यमंत्री जी कृपया ध्यान दीजिए। मेरे खिलाफ हजरतगंज थाने में फर्जी एफआईआर लिखी गई है, उसी विवेचक पर भी कार्रवाई करिए जिसने ये लिखी है और मुझे तोड़ने के लिए उसको टोली के चंद लोग मुझ पर मानसिक दबाव बना रहे हैं। आखिर पुलिसकर्मी किसके दबाव में काम कर रहे हैं? जी मनीष। बिल्कुल ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर तो कल की यही रही है कि जो लफ्ज़ जिहाद विरोधी जो बिल पास हुआ है उसकी देश भर में चर्चा है, उसमें उम्र कैद का भी प्रावधान किया गया है, तो इसकी चर्चा है। चलिए देवभूमि का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। महेश जी, उत्तराखंड की देवभूमि की बड़ी खबरें कौन सी है जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय है, बहस का हिस्सा है? मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि कल हरिद्वार जो है पूरा भोले शंकर के तरीके से केसरिया रंग में एक तरीके से सरोबार हो गया है। यदि कल तक की हम बात करें तो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल कावड़ियों के बीच कावड़ यात्रा में पहुंचे। उन्होंने कावड़ियों के चरण जो हैं वो गंगा जल से धोए और उसके बाद उन्हें गंगा जल के सहित पुष्प और अगवस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने कावड़ियों के रैंडमली जाकर के कावड़ियों के बीच में उनसे जाना कि किस तरीके की व्यवस्था उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है। तो लगभग जो फीडबैक उन लोगों ने दी है, जो कावड़ियों ने दी है, वो कहा कि हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और इस तरह की जो व्यवस्था है बहुत कम देखने को मिली है। यदि हम 9 दिन के कावड़ियों की संख्या की बात करें तो 2.5 करोड़ से ज्यादा यहाँ से जल लेकर के लोग अपने अपने गंतव्य पर, अपने मनुष्य वालों पर जल चले गए हैं। कल हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है, जिससे पूरा हरिद्वार ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ फूलों की वर्षा हो रही हो। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर रही है धर्म यात्रा के अनुसार। साथ ही मैं आपको बता दूं, प्रदेश में 3 जिलों में आज अलर्ट जारी है और इसमें तीनों जिलों के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बारिश के चलते लोगों ने को अलर्ट कर दिया गया है कि वो अनावश्यक रूप से बाहर न जाए। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि टिहरी जनपद के जो तिनकुन गांव है वहां पर सीएम खुद पहुंचे हैं आपदा पीड़ितों से मिलने के लिए। और जब वो बात कर रहे थे तो कुछ जो बुजुर्ग महिला हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, वो भावुक हो गए और कहा कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आपके इस परेशानी में साथ खड़ा है। और साथ ही उन्होंने राहत और बचाव कार्य में लगे हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी कोताही ना बरती जाए। कल सीएम द्वारा एक आईएएस के जो तर्ज पर राज्य में जो आईएएस होते हैं उनके तरफ पर ही वित्तीय जो अफसर हैं उनको भी प्रशिक्षण देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि ये वित्त विभाग चूंकि पूरा मैनेजमेंट पूरी सरकार चलाता है तो उसे भी उसी तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए जैसे आईएएस को दिया जाता है। ये कल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि कुछ मांगों को लेकर के जो बेरोजगार युवक हैं वो कल सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे थे। पुलिस के साथ में उनकी तीखी नोकझोंक हुई और हल्का एक तरीके से कहा जाए तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया है। उन्हें समझाया गया कि किसी तरीके से भी आप बैरिकेडिंग से आगे न जाए, लेकिन जो नवयुवक थे वो नहीं मान रहे थे।
तो तब जाकर के पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। सचिवालय चौक पर ही उन्हें रोक दिया गया था और वहीं पर वो धरने पर बैठ गए थे। आपको बता दें कि चूंकि हरिद्वार सहित गंगोत्री और यमुनोत्री यहाँ से भी कांवड़ यात्री अपने जल को लेते हैं और अपने अपने शिवालय जाते हैं। कल जो बड़ी संख्या थी वो गंगोत्री धाम में भी, और वहां पर कांवड़ियों ने बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि वहां लगभग जो अभी सरकारी आंकड़ा बता रहा है लगभग 36 लाख कांवड़िए वहां पहुंचे हैं, जबकि वहां का जो ज्योग्राफिकल यदि कहा जाए तो वो इतना दबाव झेलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन क्योंकि कांवड़िए गए और वहां से अपने जल लिया और चल दिए, तो ये बहुत बड़ी खबर वहां की थी। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो कांवड़ी मार्ग पर अब नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कांवड़ की यात्री जो पैदल मार्ग है वो उस पर भी और हाईवे पर भी, दोनों पर लगातार अपनी जो व्यवस्था है उसको पुलिस बना रही है। 5000 से ज्यादा कर्मी रोड पर लगाए गए हैं, 18 ड्रोन उसको देख रहे हैं, और साथ ही जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, पुलिस और प्रशासन लगातार उस पर नजर बनाए हुए है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। मैं आपको बता दूं कि पंचायत को चुनाव को लेकर के यहाँ कार्यकाल बढ़ाने की बात को लेकर के लगातार मांग चल रही है। 13 के 13 जिलों में मनीष जी इसके प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार ने कल बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि दिसंबर में चुनाव होंगे और किसी भी तरह का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। जी मनीष, बिल्कुल ठीक है। और चलिए छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सुनील जी, आपसे समझना चाहूँगा छत्तीसगढ़ की वो तमाम बड़ी खबरें कौन सी है जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है लेकिन लोगों के बीच में चर्चा का हिस्सा रही, बहस का हिस्सा रही? मनीष जी, छत्तीसगढ़ देश में लोहा उत्पादक दूसरा बड़ा राज्य, बड़ा हिस्सा देश भर में जो सरिया लोहे तमाम रेल की पटरियां यहाँ बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक अब जो लोहा कारोबारी है, जो उत्पादक है, वो किसानों की तर्ज पर बिजली में सब्सिडी और भी उद्योग धंधों में सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा चिंता का विषय भी है सरकार के लिए। अभी तालाबंदी के दौर ऐलान किया है, करीब करीब 150 बड़ी फैक्ट्रियां इन्होंने की बिजली के रेट कम कीजिए। दरअसल आम उपभोक्ताओं से लेकर उद्योगपतियों तक उद्योग धंधों में सभी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 पैसे का, मात्र 25 पैसे का इजाफा किया है, क्योंकि बाजार इस तरह है, बिजली उत्पादन में लागत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आम उपभोक्ता तो पैसा देने को तैयार है, 25 पैसा, लेकिन उद्योगपति बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे। उन्होंने साफ कर दिया कि हम तालाबंदी कर देंगे लेकिन बढ़े हुए बिजली के दाम नहीं देंगे। और मौजूदा समय कांग्रेस भी इन उद्योगपतियों का समर्थन कर रही है और विश्व व्यवसाय सरकार के सामने इसका उन्होंने समर्थन कर एक नई चुनौती पेश की है। फिलहाल सरकार ने साफ कर दिया है कि वो बढ़ी हुई दर वापस नहीं लेगी। जब आम उपभोक्ता देने को तैयार है तो उद्योगपतियों को क्या दिक्कत है। दूसरा महत्वपूर्ण है, इसी समय जो छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट जो चल रहे हैं, इनका प्रदूषण भी काफी हो रहा है। स्टील उद्योग धंधों का हो रहा है, जो बिजली घर है, देश में सर्वाधिक बिजली घर छत्तीसगढ़ में, तो जो उसका प्रदूषण है उसका सामना तो आम जनता को करना पड़ रहा है। इसके कोई उपाय नहीं किए जा रहे। राज्य सरकार सिर्फ मॉनिटरिंग करती है लेकिन उनको बाध्य नहीं करती कि प्रदूषण यंत्र चालू करें और हवा में जो दूषित कण है प्रदूषण के, उसकी मात्रा कम हो। तो छत्तीसगढ़ में एक ये बड़ा मुद्दा छाया हुआ है। इसके अलावा बारिश के बाद अभी पिछले 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश हो रही है, कई जगह राहत तो मिली है, पानी का जल स्तर कम हुआ है, लेकिन अब उनको हैजा और दूसरी जो बीमारी है उनका सामना करना पड़ रहा है। यहाँ प्रशासनिक मशीनरी जुटी हुई है लोगों को राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के लिए, लेकिन जिस तरह से हैजा फैल रहा है वो एक चिंता का विषय है सरकार के लिए। मनीष जी, दिल्ली की तर्ज पर जैसे कि हाल ही में यहाँ पर बच्चों की मौत हो गई थी स्टूडेंट्स की कोचिंग सेंटर में, उस घटना से सबक लेते हुए प्रशासन ने तमाम कोचिंग सेंटर पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। वहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम, उनके किस तरह बच्चे पढ़ाई करते हैं, किस तरह का वातावरण वहाँ पर होता है, कितने सुरक्षित हैं वो, इन सब चीजों का जायजा लिया जा रहा है। मनीष जी, बिल्कुल ठीक है। तो वक्त हो चला है अब विदाई का। आप सभी का बहुत शुक्रिया प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बता दें कि प्रेस वार्ता के आज के खास कार्यक्रम में हमने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जाना है, चाहे वो
अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो या देश स्तर की कोई खबर हो, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें भी हमने जानी, मध्य प्रदेश की खबरें भी हमने जानी और देश भर की वो तमाम बड़ी खबरें जानी जो आज अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी हैं, लोगों के बीच में चर्चा का विषय रही है। कल इसी वक्त फिर होगी मुलाकात, तब तक आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।